Assalamu alaikum. My name is Ruxana Hassan and today I am going to discuss chapter number 6 Kingdom Monera. Lecture number 6 ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है एंड टॉपिक है हमारा साइनोबैक्टीरिया और इसकी एग्जाम्पल है नोस्टॉक। साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है जबकि नोस्टॉक उसके अंदर पाए जाने वाला उस ग्रुप में मौजूद एक ऑर्गेनिज्म है। तो यानी हम कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल, नोस्टॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ओके, तो चलते हैं साइनोबैक्टीरिया की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि इसको किंगडम मोनेरा में रखा हुआ है तो ये तो श्योर है कि ये प्रोकैरियोटिक है। किंगडम मोनेरा में है तो प्रोकैरियोटिक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं एंड कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कॉलोनी का क्या मतलब है कि सपोज ये एक सेल है, अब ये कॉलोनी बना ले, यानी कि एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरह से बहुत सारे 100-200 सेल एक साथ रहने लगे तो इस चीज को हम कहते हैं कॉलोनी। देन ये एक्वाटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। इनके अंदर जो स्पेशली पिगमेंट मौजूद होता है उसे कहते हैं ब्लू ग्रीन पिगमेंट। और उस ब्लू ग्रीन पिगमेंट किस वजह से होता है? क्योंकि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, जो कि प्लांट में भी मौजूद होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। और दूसरा पिगमेंट जो होता है वो होता है जनाब फाइकोसाइनिन, जो कि ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर और ग्रीन कलर जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो उसके नतीजे में जो कलर आता है वो आता है ब्लू ग्रीन कलर। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। अच्छा जी, तो क्योंकि इसमें पिगमेंट मौजूद होता है लिहाजा ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्लियर है सारे पॉइंट्स? प्रोकैरियोटिक होते हैं क्योंकि किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोटा में रखे हुए हैं, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, यानी बहुत सारे सेल एक साथ रह सकते हैं। एक्वाटिक होते हैं, तमाम के तमाम एक्वाटिक होते हैं, यानी नम जगहों पर या पानी में रहते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपने ग़िज़ा को तैयार कर सकते हैं। पिगमेंट्स इनके अंदर दो तरह के मौजूद होते हैं, एक क्लोरोफिल ए और दूसरे फाइकोसाइनिन। क्लोरोफिल ए का रंग ग्रीन होता है जबकि फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का होता है और दोनों ग्रीन एंड ब्लू मिलकर ऑर्गेनिज्म को यानी साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो डबल लेयर होता है। डबल लेयर का मतलब कि एक लेयर होगी यानी सेल वॉल की एक लेयर होगी और उसके आउटर भी एक और लेयर होगी। अब ये जो लेयर है सेल वॉल डबल लेयर है तो यकीनन इनके केमिकल अलग होंगे। जो आउटर लेयर होगी यकीनी तौर पर वो थिक लेयर होगी और उसकी जो कंपोजिशन होगी वो ऐसी होगी कि उसके जो केमिकल हैं वो रिजिड केमिकल्स होंगे, जबकि जो इनर लेयर होगी वो यकीनी तौर पर थिन लेयर होगी। तो साइड जो लेयर्स होती हैं सेल वॉल होती है वो डबल लेयर होती है, आउटर लेयर थिक होती है, इनर लेयर थिन होती है। साइटोप्लाज्म इसमें मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, याद रहे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। साइटोप्लाज्म में एक आउटर पार्ट होता है जो कि क्रोमोप्लाज्म कहलाता है। क्रोमो मीन्स कलर्ड, क्रोमो मीन्स कलर्ड, लिख लीजिए। क्रोमो मीन्स कलर्ड एंड साइटोप्लाज्म सेंट्रल पार्ट होता है और ये पार्ट कलरलेस होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी डायग्राम आपको दिखाऊं कि देखें, ये आउटर लेयर है व्हाइट कलर की, ये आउटर लेयर है जो कि थिक है। अच्छा, इसके अंदर इनर लेयर है, आउटर साइटोप्लाज्म है, ये है जनाब
कलर्ड और ये इनर है कलरलेस। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया है इनके कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि है नोस्टॉक। ओके, रिप्रोडक्शन भी नोस्टॉक में साइनोबैक्टीरिया में एक ही तरह की होती है। सब दोनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। नंबर 1 बाय हार्मोगोनिया होती है, बाय फ्रेगमेंटेशन होती है, बाय काइनेट होती है, बाय ज़ूस्पोर फॉर्मेशन होती है। चारों की चारों को मैं आपको डिटेल में नोस्टॉक के अंदर बताऊंगी। ज़ूस्पोर्स के बारे में थोड़ा सा यहीं पर ही बता देती हूँ कि ज़ूस्पोर, क्योंकि नोस्टॉक के अंदर ज़ूस्पोर प्रोड्यूस नहीं होते, बाकी हार्मोगोनिया, फ्रेगमेंटेशन एंड काइनेट होते हैं। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं? ज़ूस्पोर्स इस तरह से छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं जिनके ऊपर 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं, यानी कि ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं डिप्लॉइड प्लांट से बाय मियोसिस। लिख लीजिएगा, ज़ूस्पोर किसी भी डिप्लॉइड प्लांट से मियोसिस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। उनमें 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं, यानी कि ज़ूस्पोर मोटाइल स्पोर्स होते हैं। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया के हमारे पास है नोस्टॉक। नोस्टॉक को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नोस्टॉक, थैलोइड होते हैं। थैलोइड किसे कहते हैं? थैलोइड का मतलब होता है एक्चुअली कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर रूट, शूट, स्टेम, फ्लावर वगैरह आइडेंटिफाई ना किया जा सके, उसे हम थैलस लाइक या थैलोइड कहते हैं। फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस का क्या मतलब होता है? यानी कि फिलामेंट लाइक, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये लंबे लंबे से फिलामेंट है। फिलामेंट्स मीन्स लंबाई में, सेल जब लंबाई में जुड़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, कॉलोनियल होते हैं, इससे पहले भी बता चुकी हूँ। एक से ज्यादा सेल, 100, 200, 400, 50, 60 सेल एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये इस तरह से एक जगह पर बहुत सारे सेल मौजूद हैं, इसे हम कहेंगे कॉलोनियल होते हैं। अच्छा, अनब्रांच होते हैं। ये देखिए, एक ही फिलामेंट आपको नजर आ रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और इसमें से निकलने वाली कोई ब्रांच इस तरह से, सपोज इस तरह से यहाँ से ब्रांच निकल आती है, यहाँ से ब्रांच निकल आती नहीं, निकली है, यानी कि ये अनब्रांच होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। ठीक है, ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम सेल गोल गोल, राउंड राउंड, तस्बीह के दानों की तरह। जैसे आप इसकी एग्जांपल एक तस्बीह की तरह ले सकते हैं। तस्बीह के तमाम दाने बिल्कुल एक शेप के, एक साइज के होते हैं। तो तस्बीह के दानों की तरह तमाम सेल सिमिलर होते हैं, सिर्फ एक सेल के अलावा। और वो एक सेल कौन सा है? वो एक सेल है ये वाला सेल, यानी कि थोड़े थोड़े अरसे के बाद बीच में इस किस्म के जो सेल हैं ये थोड़े से अलग सेल हैं। ठीक है, ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये सेल, ये सेल, ये अलग सेल हैं। इनके अलावा बाकी सेल्स को देखिए, तमाम के तमाम इस तरह से एक जैसे सेल्स हैं। तो तमाम सेल्स एक जैसे होते हैं। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, कवर्ड बाय अ जिलेटिनियस शीट। एक जेली लाइक शीट के जरिए कवर हुए हुए होते हैं। वो जेली लाइक शीट जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखें, ये जो शीट है ये नजर आ रही है आपको, ये जो शीट नजर आ रही है ये शीट है एक्चुअली जेली लाइक शीट। और पूरे का पूरा जो फिलामेंट है वो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कवर हुआ हुआ है। इस तरह से पूरा का पूरा फिलामेंट जेली लाइक शीट के अंदर कवर्ड है। तो इस चीज को कह रहे हैं कि जेली लाइक शीट के अंदर कवर्ड है। जेली लाइक शीट कर क्या रही होती है? ये जेली लाइक शीट एक्चुअली जो पूरा फिलामेंट है या कॉलोनी है उसको डिहाइड्रेशन से बचा रही होती है। मैंने पहले बताया कि ये नम एनवायरनमेंट के अंदर, यानी इनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट जो होता है वो मॉइस्ट या नम जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है। तो अगर ये ड्राई हो जाएंगे तो ये टूट जाएंगे और इनकी कॉलोनी खत्म हो जाएगी। तो उस ड्राइनेस से बचाने के लिए ये जेली लाइक शीट पूरी की पूरी कॉलोनी को घेरे हुए होती है और इसे
नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। जेली होती क्या है? जेली एक्चुअली वाटर को स्टोर करने वाला स्ट्रक्चर होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है। नेक्स्ट सिंगल सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। हेटेरोसिस्ट को नेक्स्ट थोड़ा बाद में हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम इसका जो सिंगल ये सेल है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए तमाम सेल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। यहाँ पर ये शेप देख लीजिए, स्फेरिकल शेप के हैं तमाम सेल्स। नेक्स्ट डबल लेयर्ड सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होती है वो डबल लेयर होती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, एक व्हाइट कलर की वॉल है और एक रेड कलर की वॉल है, डबल लेयर्ड सेल वॉल है। उसके बाद आउटर वॉल थिक होती है जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, आउटर वॉल थिक होती है जो कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये व्हाइट कलर की वॉल जो है ये थिक यानी कि मोटी सी दीवार है, ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। जबकि इनर वॉल थिन होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज की बनी हुई होती है। क्लियर? इनर वॉल थिन made up of cellulose. Cytoplasm have two parts, chromatoplasm and centroplasm. Chromatoplasm is actually colored part and centroplasm या central part is a colorless part. यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन कलर है ये क्रोमोप्लाज्म का कलर है और ये जो व्हाइट कलर अंदर कलरलेस पार्ट नजर आ रहा है ये सेंट्रोप्लाज्म का कलर है। तो जो साइटोप्लाज्म है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है नॉस्टॉक का डिटेल में। हर सेल इसी तरह का होगा यानी कि ओवल शेप या स्फेरिकल शेप ही होंगे। ओवल और स्फेरिकल में वैसे आप इसे ओवल कहेंगे और स्फेरिकल कह रही हूँ तो इसमें क्या फर्क है? स्फेरिकल का मतलब है अंदर उसके यानी कि होल होगा और होल में मटेरियल मौजूद होगा। जैसा कि अंडा होता है ओवल शेप का होता है लेकिन उसके अंदर जो है वो एक जर्दी मौजूद होती है। जर्दी एक्चुअली न्यूक्लियस होती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है इसलिए हमने शो नहीं किया है। और वो जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है अंडे के अंदर वो उसका साइटोप्लाज्म होता है। तो इसमें सारा साइटोप्लाज्म ही है लेकिन अंडे का सारा साइटोप्लाज्म कलरलेस होता है। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक कलर्ड पार्ट होता है, एक कलरलेस पार्ट होता है। जो बाहर का हिस्सा होता है वो कलर होता है, जो अंदर का हिस्सा होता है वो कलरलेस होता है। अच्छा, जो अंदर का हिस्सा होता है उसके अंदर लेकिन क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है यानी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल भी कोई क्रोमोसोम नाम की चीज ही नहीं होगी उसमें। और बाहर का साइटोप्लाज्म कलर्ड क्यों होता है? क्योंकि बाहर के साइटोप्लाज्म में जो मैंने पहले पिगमेंट बताए आप लोगों को, क्लोरोफिल और फाइकोसाइनिन दोनों किस्म के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और ये यहाँ से बाहर से जो रोशनी आ रही होती है सूरज से, उस लाइट को एब्जॉर्ब करके और उसके नतीजे में खुराक तैयार कर रहे होते हैं। यानी जो पिगमेंट है वो लाइट कैप्चरिंग सब्सटेंसेस है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पिगमेंट आर लाइट कैप्चरिंग सब्सटेंसेस और वो लाइट को कैप्चर करते हैं और उसके बाद उसके जरिए फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक तैयार करते हैं। तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लेते हैं नॉस्टॉक की। रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक। अच्छा, रिप्रोडक्शन जो होती है वो डिफरेंट मेथड के जरिए होती है। सबसे पहला मेथड जो है यहाँ पर वो है बाय हार्मोगोनिया और बाय फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, अगर फ्रेगमेंटेशन से आप समझें तो फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? फ्रेगमेंट एक्चुअली इज अ पीस ऑफ फिलामेंट। जिस तरह से ये एक पीस है, 3 सेल ये है, 2 सेल ये हैं और बीच में एक हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है। हेटेरोसिस्ट को अभी मैं बताती हूँ आपको डिटेल में। तो यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये इसका एक फ्रेगमेंट सेल कहलाएगा। इसमें से एक छोटा सा हिस्सा और अलग हो जाए, जैसा कि ये हिस्सा है, ये दिख रहे हैं, ये 2 सेल यानी कि एक टुकड़ा, 2 सेल का एक टुकड़ा, फिलामेंट का एक टुकड़ा या एक फ्रेगमेंट अलग हो गया है। अब ये जो फ्रेगमेंट है इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये फेवरेबल कंडीशंस के अंदर, यानी अगर अलग हो गया है, फॉर एग्जांपल अनफेवरेबल कंडीशन थी, नॉस्टॉक के सारे सेल टूट फूट गए, ड्राई हो गए,
अब वो सारे सेल जो है वो ड्राई हो गए, तो ड्राई होकर हवा में उड़ गए। अब उसमें से कोई सेल का पीस जाकर कहीं गिरा है, कोई पीस कहीं गिरा है, कोई पीस कहीं गिरा है। तो हर टुकड़े में ये सलाहियत होती है कि वो अपने जैसे नए फिलामेंट तैयार कर सकता है। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर किसी जगह पर हम देखते हैं थोड़े दिनों के लिए हम छोड़ दें तो काई लग जाती है। काई क्या होती है? काई एक्चुअली नोस्टॉक ही होते हैं, नोस्टॉक को ही हम काई कहते हैं, या साइनोबैक्टीरिया को ही हम काई कहते हैं। अच्छा, हम वहां पर तो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं जो नम जगह होती है, तो काई कैसे लग जाती है? काई ऐसे ही लग जाती है कि जैसे हवा के अंदर ये फ्रेगमेंट्स फिर रहे होते हैं, आते हैं, उन्हें नम एनवायरनमेंट मिलता है तो वो वहां पर ग्रो कर जाते हैं। अगर हम लंबे अरसे के लिए छोड़ दें तो एक बहुत ज्यादा बड़ी मोटी तादाद जो है वो काई की लग जाती है, लेयर्स मोटी हो जाती हैं। और अगर हम उन्हें जल्दी से वॉश कर दें तो वो जल्दी से वॉश हो जाती है, और अगर हम उस जगह पर पानी रोक दें तो वो ड्राई होकर काई के खुद ब खुद उड़ जाती है या सूख जाती है। ठीक है, तो क्लियर है ये आप लोगों को? प्रैक्टिकली भी आपने शायद कहीं ऑब्जर्व कर रखा हो। नेक्स्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का, इनमें बाय आर्थ्रोस्पोर और इकाइनेट और रेस्टिंग स्पोर, तीन नाम है इसके। एक है आर्थ्रोस्पोर, दूसरा है इकाइनेट और तीसरा है रेस्टिंग स्पोर। तीनों में से कोई नाम भी आ जाए तो यानी कि इसी मेथड की बात हो रही है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि सपोज ये एक नॉर्मल फिलामेंट है नोस्टॉक का, अनफेवरेबल कंडीशंस, अगर इसे अंदाजा हो अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली हैं तो ये अपने आप को ड्राइनेस से बचाने के लिए अपने गिर्द एक इस तरह की मोटी दीवार बना लेता है। नजर आ रही है आपको मोटी सी दीवार? ये मोटी सी दीवार बना के और उसके अंदर खुद कवर हो जाता है। सेल्फ फिलामेंट ये है और ये ग्रे कलर की इसके गिर्द मोटी सी दीवार है। पूरे फिलामेंट के गिर्द एक मोटी सी दीवार बन चुकी है, यानी कि ये इस तरह से करके इसने अपने गिर्द एक मोटी सी दीवार बना ली है। अब ये दीवार जो है अनफेवरेबल कंडीशंस इस दीवार के अंदर ये गुजारता है, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस गुजर जाती हैं तो ये दीवार ब्रेक डाउन हो जाती है और नॉर्मल फिलामेंट जो है नोस्टॉक का वो निकलकर बाहर आ जाता है इस तरह से। ठीक है, तो जो आर्थ्रोस्पोर होते हैं वो क्या होते हैं कि नॉर्मल फिलामेंट या नॉर्मल सेल एक मोटी दीवार के जरिए कवर हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में, तो वो सेल कहलाता है आर्थ्रोस्पोर या एकाइनेट या रेस्टिंग स्पोर। जब अनफेवरेबल कंडीशंस गुजर जाती हैं, फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं, तो वो दीवार रप्चर हो जाती है और उसके अंदर से सेल निकलकर दोबारा अपनी लाइफ स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाय आर्थ्रोस्पोर, रिप्रोडक्शन बाय आर्थ्रोस्पोर। नंबर 3 टाइप की रिप्रोडक्शन जो होती है नोस्टॉक में वो होती है बाय हेटेरोसिस्ट। अच्छा, अभी तक मैंने आपको हेटेरोसिस्ट का स्ट्रक्चर नहीं बताया था, यहाँ डिस्क्राइब कर रही हूँ कि जो नोस्टॉक के फिलामेंट्स होते हैं तो उनमें ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रक्चर देखा, तो ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स के साथ साथ 4-4, 5-5 आफ्टर रेगुलर इंटरवल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5-5 सेल छोड़कर और उसके बाद बीच में 10-10 सेल छोड़कर आप बीच में इस किस्म के बड़े सेल्स होते हैं जिनकी शक्ल नॉर्मल सेल से अलग होती है, और ये सेल कहलाते हैं हेटेरोसिस्ट। ये सेल कहलाते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा नॉर्मल सेल से अलग है। आप देख सकते हो कि इनमें इस जो सेल वॉल है इनकी भी खैर नॉर्मल सेल जैसी ही डबल है, एक वॉल और दूसरी वॉल, लेकिन इनके अंदर जो कलर है वो थोड़ा सा पेल कलर होता है, यानी सेनोफाइसी का जो ब्लू ग्रीन कलर होता है उससे ये थोड़े से अलग होते हैं, यानी इनके जो कलर्ड पिगमेंट है वो यहाँ पर ग्रेन्यूल की सूरत में जमा हो जाते हैं और पूरे में बिखर जाते हैं, और जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन के बजाय पेल येलो कलर के होते हैं, और बीच में सेंट्रोप्लाज्म में ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है। तो क्या फर्क होता है नॉर्मल सेल में और हेटेरोसिस्ट में? नॉर्मल सेल ओवल शेप की सेल होते हैं, ब्लू ग्रीन कलर होता है, जबकि हेटेरोसिस्ट ब्रॉड
सेल्स होते हैं, साइज में बड़े होते हैं और इनका कलर पेल येलो होता है। अच्छा, हर हेटेरोसिस्ट में ये सलाहियत होती है कि इसके लिए पूरे फ्रेगमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि खाली एक हेटेरोसिस्ट भी कहीं मौजूद हो तो वो जर्मिनेट करके पूरा नया नोस्टॉक का फिलामेंट या कॉलोनी तैयार कर सकता है। यानी हर हेटेरोसिस्ट नोस्टॉक की कॉलोनी तैयार कर सकता है। उसके अलावा ये हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो नोस्टॉक की इम्पोर्टेंस है नाइट्रोजन को फिक्स करने की, वो हेटेरोसिस्ट के जरिए ही होती है। नॉर्मल सेल नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते हैं, बल्कि हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हम साइनोबैक्टीरिया की या नोस्टॉक की। ये इम्पोर्टेंस साइनोबैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस भी कहलाएगी और नोस्टॉक की इम्पोर्टेंस भी कहलाएगी। तमाम के तमाम जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है कि एक्चुअली हमारे जो ग्रीन प्लांट हैं उनमें ये एबिलिटी मौजूद नहीं होती कि वो हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके और यूज कर सके। तो नाइट्रोजन को उन प्लांट यूज कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि नाइट्रोजन को उसके सिंपल कंपाउंड नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाए। तो नोस्टॉक ये काम करते हैं कि हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे उसके सिंपल कंपाउंड नाइट्रेट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी नोस्टॉक की इम्पोर्टेंस या बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस में एक इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। पॉजिटिव इम्पोर्टेंट है ये इसकी। सेकंड पर है यूज एज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। जाहिर है जब नाइट्रोजन को फिक्स करने की सलाहियत रखता है तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज क्यों होती है? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि प्लांट के अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके, यानी उन्हें नाइट्रोजन फिक्स हालत में चाहिए। अब जब ये नाइट्रोजन फिक्स हालत में मौजूद होगी तो वो एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब क्यों करनी है उन्हें, यानी नाइट्रोजन की जरूरत क्यों है? नाइट्रोजन की जरूरत है उन्हें हर किस्म की प्रोटीन तैयार करने के लिए। हम जानते हैं कि जो अमीनो एसिड होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन उनका एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो जब अमीनो एसिड बनेंगे जब ही प्रोटीन बनेगी, और जब अमीनो एसिड जब ही बनेंगे जब उन्हें नाइट्रोजन अवेलेबल होगी। तो नाइट्रोजन चाहिए अमीनो एसिड बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए और दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 3 इंपॉर्टेंस है इसकी, चेंज आवर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट को चेंज कर देते हैं और उसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन यूज एज फूड ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म। ये भी एक पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है। मैं पॉजिटिव इंपॉर्टेंस पर पी लिख देती हूँ यहाँ पर। तो पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है ये नोस्टॉक की। सबसे पहली इंपॉर्टेंस भी पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है, फर्टिलाइजर के तौर पर यूज हो रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है। और फाइटोप्लैंक्टन्स इनको एज अ फूड यूज करते हैं, ये भी एक पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स एक्चुअली समंदर में पाए जाने वाले माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं। ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से या अपनी आंखों से बगैर माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते हैं, वो प्लांट कहलाते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि अपना जो है अलजी भी उसी के अंदर आ जाएगा, नहीं उसे भी हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो फाइटोप्लैंक्टन्स या साइनोबैक्टीरिया या अलजी, तीनों को हम एक ही बात कह सकते हैं, यूज एज फूड ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म। यानी समंदर में पाए जाने वाले जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं अलजी या नोस्टॉक, यानी ब्लू ग्रीन अलजी या नोस्टॉक, और इन्हें हम सिंपली फाइटोप्लैंक्टन्स में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है
चेंज अवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को चेंज कर देते हैं। हमारे एनवायरमेंट को ये इस तरह से चेंज कर देते हैं कि इनकी वजह से जो पानी होता है उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल आ जाती है। यानी अगर हमने कहीं पर पानी रखा हो, सपोज किसी बोतल में भर के आप पानी रख दें, व्हाइट कलर की बोतल में ना, कलर्ड बोतल में नहीं, व्हाइट कलर की बोतल में, ये तजुर्बा आप कर सकते हैं। अगर आप व्हाइट कलर की बोतल में पानी रख दें तो थोड़े अरसे, और वहां थोड़ी बहुत रोशनी भी जाती हो, तो थोड़े अरसे में आप देखेंगे बोतल के अंदर काई लग गई है। अब वो जो काई होती है वो क्या होते हैं, नॉस्टॉक होते हैं। और मैंने पहले कहा कि व्हाइट कलर की बोतल होनी चाहिए, थोड़ी रोशनी भी मौजूद होनी चाहिए। तो इससे क्या साबित होता है कि नॉस्टॉक को ग्रो करने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, क्योंकि रोशनी मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और इसी के नतीजे में वो ग्रो होंगे। तो इस तरह से अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। यानी अच्छे किस दरिया का पानी हो या पॉन्ड हो, उसके अंदर अगर नॉस्टॉक ग्रो हो जाए ज्यादा मिकदार के अंदर, तो वो उस एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं। तो 2 इम्पोर्टेंस इसकी नेगेटिव है और 3 इम्पोर्टेंस इसकी पॉजिटिव है। एग्जाम में आपसे पॉजिटिव इम्पोर्टेंस पूछी जाए तो आप इन 3 में से लिख सकते हैं, नेगेटिव इम्पोर्टेंस पूछी जाए तो आप इन 2 में से लिख दे सकते हैं कि ये हमारे दरिया, नहरों, तालाबों वगैरह को, या पानी का हम कोई पॉन्ड बनाते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं, उसको खराब कर देते हैं। अगर उसमें ये ग्रो हो जाए तो उसको खराब कर देते हैं, उसके अंदर बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है। और इसी तरह से जो हमारा पीने का पानी होता है उसको भी खराब कर देते हैं अगर उसके अंदर ये ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉस्टॉक पर ये चैप्टर नंबर 6 हम खत्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।